गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मुकेश बाकर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल की अपनी क्लास थी फिजिक्स की, जिसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि साइंस से लेकर फिजिक्स का अर्थ, उसके पार्ट्स, और हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय का फर्स्ट चैप्टर जिसमें सदिश व अदिश राशियों के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी प्राप्त की। तो आज है हम वही करेंगे, सदिश अदिश वाला है चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि जो सदिश राशियां थी हमने कल है बस यही पढ़ा कि सदिश राशि कौन सी होती है, अदिश राशियां कौन सी होती है। तो कल का जो चैप्टर था उसमें हमने यही पढ़ा कि भाई सदिश राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है वही सदिश राशियां होती है, और उनके एग्जाम्पल भी पढ़े। ठीक वैसे ही हमने अदिश राशियों के बारे में पढ़ा, तो उनमें वही था कि वे राशियां जिनमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती लेकिन परिमाण का मापन किया जाता है वही अदिश राशियां होती है। तो आज हम बात करेंगे कि सदिश राशियां कौन सी होती है, अदिश राशियां कौन सी होती है, उनको व्यक्त कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, एक आपने इस तरह का चिन्ह देखा होगा, इसको बोलते हैं वेक्टर या सदिश। ये जिस किसी भी राशि के ऊपर होता है तो वो राशि सदिश कहलाती है। सदिश को निरूपित करने के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है, और ये चिन्ह है किसी संख्या, जैसे कि मैंने मान लिया ए, तो यदि ये इसके ऊपर है तो वो क्या कहलाएगा, सदिश, ए सदिश या फिर ए वेक्टर। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे कि कोई एग्जाम्पल आए तो एग्जाम्पल कैसा आएगा, ए वेक्टर इक्वल टू से 2i कैप जो भी हो प्लस जे कैप, ये इस टाइप का होगा। तो मेन मुख्यतः ये है जो ए उसके ऊपर जब ये चिन्ह आता है तो इसको हम बोलते हैं ए वेक्टर। जैसे किसी बी के ऊपर आ गया बी वेक्टर हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अदिश और सदिश राशियां हैं, उनको कैसे व्यक्त करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब देखो इनका गुणा कैसे करते हैं, अदिश गुणा। अदिश गुणनफल में क्या होता है, जब कोई दो राशियां, दो सदिश राशियां का गुणा यदि एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, अदिश गुणनफल। यानी एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा ए डॉट बी वेक्टर, दोनों सदिश राशियां हैं, वेक्टर है तो सदिश राशियां, तो इन दोनों का गुणा, दो सदिश राशियों का गुणा यदि एक अदिश राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि होगी ए बी, तो परिभाषा क्या बनी, दो सदिश राशियों का गुणनफल यदि एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या होता है उसकी, जो अब ये तो था समझने के लिए, अब है बात हम करें गुणनफल की। तो परिभाषा क्या होती है कि दो सदिशों का गुणनफल यदि एक अदिश राशि प्राप्त होता है, यदि दो सदिशों का गुणनफल यदि एक अदिश राशि प्राप्त होता है तो वे जो अदिश राशि है उन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल तथा उन दोनों के बीच कोण की कोज्या के तुल्य होता है। तो क्या बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब देखो जैसे कि ये जो कोस थीटा, इसको मैंने क्या बोला, कोज्या। एक होती है ज्या, एक होती है कोज्या, एंड एक होती है स्पर्श ज्या। कोस थीटा है, उसको इंग्लिश में कोस एस यू एस, तो कोस बन गया, कोस थीटा बोल दिया। अब जब इसका हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो जब ये ज्या होती है उसको बोलते हैं साइन। जहां पर साइन नाम दिया हुआ होता है उसको हिंदी की लैंग्वेज या साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें साइन को हमेशा बोलेंगे ज्या। कोस से उसको बोलते हैं कोज्या,
एंड स्पर्शज्या होती है वे होती है 10। तो इसी के अकॉर्डिंग ये परिभाषा बन गई। अदिश गुणनफल क्या है? अदिश गुणनफल जब दो सदिशों का आपस में गुणा करवाया जाता है या गुणा होता है, तो यदि जो एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो वह अदिश राशि इन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के तथा उन दोनों के बीच के जो कोण की कोज्या है उसके तुल्य होगा। तो परिभाषा लिखेंगे क्या हम कि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि हो तो दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि हो तो वह इन दोनों सदिशों के परिमाण तथा इनके मध्य कोण की कोज्या के बराबर होते हैं। कौन होते हैं भाई? दोनों सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त हो तो वह इन दोनों कौन है? वह कौन है? दो सदिश राशियां। इन दोनों सदिश राशियों के परिमाण तथा इनके मध्य कोण की कोज्या के बराबर होते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा। एक आपने पढ़ा होगा परिमाण। परिमाण क्या चीज होती है? जैसे मैंने ए लिख दिया। मापांक नाम सुना होगा, मॉड्यूलस नाम सुना होगा आपने। तो वो ये होता है, जब आप मैथ्स में ये चीज पढ़ते हो तो मैथ्स में आपके ये आता है कि जैसे मैंने लिख दिया -x के मोड लगा दिया, तो मोड लगाने के बाद में ये क्या हो जाता है? प्लस में है तो ये हो जाता है प्लस में। इसका अर्थ क्या होता है कि इस मोड का अर्थ है कि जो भी संख्या इस मोड के अंदर है सारी किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। अब देखो इस जो मापांक है, इस मापांक का डायरेक्टली अर्थ ये होता है कि हमारे पास में जैसे कि ए वेक्टर बराबर कुछ दिया हुआ है, एक्स वाई जेड के पदों में कुछ मान दिया हुआ है। तो 12th क्लास में आपके एक प्रश्नावली थी मैथ्स में सदिशों वाली, सदिश व अदिश गुणनफल कुछ ऐसी प्रश्नावली थी। तो उसमें आपने ये देखा होगा कि मापांक कैसे निकाला जाता है। तो मापांक में आप क्या करते हो? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो भी मान दिया गया है वो यहाँ पे लिखने के बाद में इसका मापांक निकलता है। तो ये जो है ए डॉट बी, इन दोनों का गुणनफल किसके तुल्य हो गया? ए बी कोस थीटा की। मापांक लिखना चाहो तो मापांक लिख दियो, इनको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि हमारे पास में ये प्राप्त हो गया ए डॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा। अब इसको एक बिंदु गुणनफल डॉट प्रोडक्ट डॉट मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं हम, इससे बिंदु गुणनफल। अब देखो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ, दोनों के मध्य डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसको डॉट यानी बिंदु, तो बिंदु गुणनफल भी से कहते हैं। अभी यहां से हमें आपको कहे कि जब दो अदिशों का गुणनफल किया जाता है तो उन दोनों
सदिश राशियों के मध्य कोण ज्ञात करो, कोण पूछ लिया जाए तो आप यहां से निकाल सकते हो कि cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन दोनों गुणा में, cos थीटा के तो गुणा में ही है, और गुणा वाली जो संख्या होती है बराबर के इधर जाने के बाद में क्या हो जाती है, भाग में चली जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर। अब हमारे पास में जो भी मान दिए गए हैं इसके एग्जाम्पल भी करेंगे हम आगे, कि ये जो हमारे पास में प्राप्त हुआ है इसका हल कैसे करेंगे इसको। तो यहां पे जो cos थीटा का मान था वो क्या है, इन दोनों सदिशों के मध्य कोण, और इस कोण का मान हम इस सूत्र से निकालेंगे। हाँ, तो अब इनको उतारना चाहो तो आप उतार लियो। ये आपके अदिश गुणनफल है, मुख्यतः बस इसकी इतनी डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यदि एग्जाम्पल आए तो एग्जाम्पल भी यहीं से उठेगा आपके इसी सूत्र से, या फिर लास्ट इस फॉर्मूले से, या फिर आपको ये पूछ सकता है कि ए और बी का मान दे दिया और डायरेक्टली ये पूछ ले कि आप इनका मापांक ज्ञात करो। तो मापांक ज्ञात करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला पड़ा है, मापांक ये वाला ही तो है, ए का मापांक रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो भी मान दिए गए हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाई और जेड के पदों में दिया हुआ हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मान निकालना है। तो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सदिश गुणा। सदिश गुणा, तो सदिश गुणा क्या होता है, अदिश गुणा समझ गए ने। अब हेडिंग लगाते हैं सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल क्या होते हैं, सदिश गुणनफल जब दो सदिशों, हमेशा अदिश हो चाहे सदिश, गुणा तो सदिशों का ही होने वाला है, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि क्रॉस मल्टीपल है या डॉट मल्टीपल है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और जो भी गुणा है वो सारे इसी से तो होते हैं, यदि डॉट आ गया तो वो अदिश होगा, और क्रॉस आ गया तो वो क्या होगा, सदिश। तो सदिश गुणनफल क्या होता है, जब दो सदिशों का गुणा करवाया जाता है तो उन दोनों सदिशों का गुणा उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उन दोनों सदिशों के मध्य कोण की ज्या के तुल्य होता है। बस ये तो होगी इतनी। और उन दोनों एक परिणामी सदिश और होता है जिसको हम एन कैप से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एन कैप वो उस तल के लंबवत कार्य करेगा, जैसे कि हमने दक्षिणावर्ती पेच का नियम या दाएं हाथ का नियम पढ़ा था। उसमें क्या है कि इस तरह का पेच है, आप ये मान लो ठीक है, यहाँ पे ये मान लिया ए और ये मान लिया बी। तो अब यहां से हम इसको ऐसे घुमाएंगे, तो जो इस पेच के अंदर जाने की दिशा है वो इन दोनों के सदिशों के गुणा के तुल्य होगी। कि जब ए से बी की ओर घुमाया तो ए से बी की ओर घुमाने पर ये जो पेच है वो अंदर जाएगा, तो अंदर जाने की दिशा है वो किसको निरूपित करेगी, इन दोनों सदिशों के गुणा को निरूपित करेगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, पहले तो इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है। जब दो सदिशों, सदिश कौन से हो गए, एक तो हो गया ए वेक्टर, एक हो गया बी वेक्टर। जब दो सदिशों का गुणा करवाया जाता है तो उन दोनों सदिशों का गुणनफल, उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उन दोनों सदिशों के मध्य कोण की क्या बताया था मैंने अभी, होगा नहीं, डिलीट कर दिया। तो ज्या क्या होता है भाई, साइन ही था, अभी बताया था मैंने। तो कोण की ज्या तथा उस तल के लंबवत परिणामी सदिश के गुणनफल के तुल्य होता है।
ये हो गई अपने सदिश गुणनफल की परिभाषा। और सदिश गुणनफल है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल। अब क्रॉस मल्टीपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, क्रॉस आ गया ने, उसमें क्या था डॉट और इसमें आ गया क्रॉस। बस यही इन दोनों में फर्क है सदिश और अदिश गुणनफल में, और इनमें कुछ नहीं है। अब आपने वो सुना होगा क्रम विनिमय, समांतर कब होते हैं, लंबवत कब होते हैं। उस स्थिति में थीटा का मान पे डिपेंड रहता है। थीटा का मान 0 डिग्री है तो समांतर हो गया, थीटा का मान जब 90 डिग्री है तो वो लंबवत होता है। यह चीजें हैं आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि साइन है, थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान आपने खूब पढ़ा है कि यहाँ पे हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसका मान पूरे का 0 हो जाएगा, जब 90 रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो किसका किसके तुल्य होता है वो आप अपने हिसाब से रख के आगे हल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी, जब दो सदिशों का गुणनफल गुणनफल या गुणा भी कह सकते हैं हम, गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण तथा उन दोनों सदिशों के मध्य कोण की क्या होगी, कोण की ज्या के परिमाण तथा उन दोनों सदस्यों के मध्य कोण की ज्या के गुणनफल के तुल्य होता है। तुल्य होता है या बराबर होता है, एक ही बात है। तथा जो परिणामी सदिश है, तथा परिणामी सदिश की दिशा तल के लंबवत होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। बस ये है आपके सदिश गुणनफल, लिख लो आराम से इनको। और बस इनमें और कुछ नहीं है, यही चीज बताई गई है। अब ये आपने एक सुना होगा कि जैसे कि एस वेक्टर बराबर दिया हुआ है हमें, आई कैप जे कैप के कैप जो भी दिया गया है, तो उनका गुणा कैसे करते हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इस तरह के आ जाते हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या होता है 1। हमेशा आई को आई से गुणा करते हैं, चाहे जे को जे से गुणा करो, चाहे के को के से गुणा करो, इक्वल टू क्या होता है 1। ये चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम्पल्स कर पाओगे। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि आपके अब ए वेक्टर होगा ना, तो ए वेक्टर में आई जे और के पद में दिया हुआ है, तो आप बोलोगे कि भाई आई को आई से गुणा कर दिया, आई केप केप और ये स्क्वायर कर दिया, टाइप के नहीं होते। और वैसे ये आपने पढ़े, इसको मिटा दियो और इसको आप उतारना चाहो तो उतार लियो। वापस वही है, परिमाण आपका
जानते ही हो परिमाण का अर्थ क्या होता है, परिमाण यानी मोड। निकालो इनको। अब देखो, एक आपने नाम सुना होगा प्रक्षेप। प्रक्षेप नाम सुना है ना। जैसे मैंने कहा पी का ए पे प्रक्षेप, का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करो, तो आप क्या लिखोगे, बी का ए पर प्रक्षेप किस पे ज्ञात करना, जिस पे ज्ञात करना हो उसको हम क्या करते हैं, बट्टा में लिखते हैं। और बट्टा में लिखते हैं तो बी का ए पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, पहले तो दोनों का गुणा और ए पर प्रक्षेप है तो ये, बस ये सारे सूत्र मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे आपके काम आएंगे। काम कैसे आएंगे कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि ए बराबर ये दिया हुआ है, बी बराबर हमारे पास में ये दिया हुआ है, तो बी का ए पर प्रक्षेप क्या होगा या फिर ए का बी पर प्रक्षेप क्या होगा। तो ये जो चीजें हैं इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर आपको करनी है। कि डायरेक्ट आ गया बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, तो दोनों सदिशों का गुणा एंड इससे ए का मापांक। मापांक का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया। बस अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सदिशों के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कार्य। कार्य बराबर क्या होता है भाई, बल इंटू विस्थापन, यही होता है क्या, ये होता है या नहीं होता, यही होता होगा। कार्य को हम प्रदर्शित करते हैं W से, इसको हम करते हैं F से, F वेक्टर लगा दें, इनटू ये हो गया आपके, इसको R नाम दे दिया। R यानी कि कोई सी विस्थापन क्या चीज होती है, विस्थापन एक सदिश राशि। परिभाषा, अपने किसी बिंदु से थोड़ी सी विस्थापित हो जाना, अपने निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दिशा में चले जाना। बस डायरेक्टली हम समझने के लिए यह परिभाषा मान सकते हैं। तो बस वही चीज है, और ये हो गया आपके कार्य। ठीक है, अब वैसे भाई ये कार्य की बात चल रही है तो चलो एक क्वेश्चन यहां से यही बन रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन क्या, एक मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमेशा आप चाहे क्वेश्चन करो, न्यूमेरिकल करो, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन करो, चाहे फिजिक्स के क्वेश्चन करो, उसमें हमेशा आपको क्या करना है, जो कार्य है तो उस कार्य का मात्रक लिखना अति आवश्यक होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन हल करते हैं और क्वेश्चन हल कर दिया, आंसर आ गए अपने पास में, आंसर आने के बाद में भी है हम क्या करते हैं, जैसे देखो ये क्वेश्चन हो गया, मैंने कहा कि एक कोई व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर चलता है और 10 मिनट में, 10 घंटे मान लो 10 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। तो हम ये जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल दूरी मान ली 5 किलोमीटर बटा 10 घंटे हो गई, तो कितना आ गया 0.5। अब 0.5 क्या है भाई, हम यहाँ पे ऐसा करके आंसर निकाल देते हैं, लास्ट में और आंसर और लिखते हैं। अब आंसर किस लिए लिखा भाई, जब आपको ये 0.5, हाँ ये तो ठीक है कि आपने इसमें भाग दे दिया 0.5 आंसर ले आए, लेकिन इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है। यदि मात्रक नहीं लिखते हो ना तो उस राशि का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है कि हमने ये लिख दिया 0.5 है क्या चीज, क्या निकाला है हमने चाल निकाली है। तो चाल है हमेशा किस में मापी जाती है, चाल क्या चीज है, ये जो मात्रक है उस पर डिपेंड करता है। और मात्रक आपको सारे मात्रक, चाहे कोई सी मात्रक हो, वो सारे मात्रक आपको याद करनी ही पड़ेंगे भाई।
उसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और वैसे हैं आपने याद कर ही लिए होंगे लगभग लगभग, तो क्योंकि ज़्यादा इतने है ही नहीं आपने डिफिकल्ट। तो अब यहाँ पे ये जो है आपके एफ को बोलते हैं हम बल, बल ही बोलते हैं। फोर्स, फोर्स बल क्या चीज होती है? बल की वैसे परिभाषा देखें तो किसी निश्चित दिशा में बल क्या चीज है? धक्का लगाना। डायरेक्ट हम समझें कि किसी को हम पीछे से धक्का लगाएं, चाहे आगे से धक्का लगाएं, चाहे साइड से लगाएं, चाहे कहीं से ऊपर से लगाएं, नीचे से लगाएं, कहीं से भी धक्का लगा दो, बस वही बल कहलाता है, एक निश्चित दिशा में लगाया गया धक्का। समझने के लिए वैसे है ना, परिभाषा ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको ये परिभाषा बताऊंगा ये अपने होती है, ये लिखो और इसका मात्रक ये होता है, बस हाँ ये चीज है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें है देखो, जब मैं इस कार्य का मान निकालूंगा, यहाँ पे ये जो W है इसका मान जब निकालूंगा मैं, तो इन दोनों का गुणनफल नहीं लिख के डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, है ना। डायरेक्ट जो होती है ना, अपने हमें जब कार्य का मात्रक पता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसे नहीं है कि हम ये इन दोनों के गुणनफल के रूप में बाद में निकालेंगे मान। अब देखो बल बराबर हम क्या पढ़ते हैं, बल F बराबर हमने पढ़ा ma, यही पढ़ा। और ये क्या चीज है, m को क्या बोलते हैं, m को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान, तो कौन, बस वही बल कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक इसका होता है न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। एंड विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। लंबाई एंड जो विस्थापन है दोनों का मात्रक मीटर ही माना जाता है। अब देखो हम बात करते हैं, ये तो सदिश रूप में हमने निरूपित किया है। ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप को ये सूत्र पता होना चाहिए कि सदिश कैसे व्यक्त करते हैं। मैं सदिश कैसे व्यक्त कर दिया ना मैंने इसको। अब आपने पढ़ा होगा चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा पढ़ते हैं सबसे पहले। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? आपने वो पढ़ा होगा गाउस का नियम, जिसमें शायद विद्युत फ्लक्स होगा। विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से जस्ट पहले था, ऐसा ही था कुछ? नहीं था तो कोई बात नहीं, इसको फाइ से व्यक्त करते हैं अधिकतर, फाइ भी मान लियो। चुंबकीय फ्लक्स क्या चीज होती है? किसी क्षेत्रफल अल्पांश, डायरेक्टली यही मान लो कोई क्षेत्रफल अल्पांश है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अपने क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स, बस वही चुंबकीय फ्लक्स है। और आपको कह दिया कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स भी वही बात है, किसी क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाली, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं थी तो उसमें क्या हो जाएगी? विद्युत बल रेखाएं। बस यही इसकी परिभाषा है। तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वेबर। और बी डॉट डी ए आपने नाम सुना होगा, बी डॉट डी ए अधिकतर आप यूज करोगे। अब यदि यह अभी तक यूज नहीं किया है तो फिजिक्स में आप इस बी डॉट डी ए का बहुत ज्यादा यूज करोगे। बस वही आपके होगा चुंबकीय फ्लक्स, और इसका मात्रक होता है वेबर। मैंने अभी बता ही दिया आपको। तो इनके बारे में इतना जो पढ़ाया है वो आप सभी के क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको थोड़े बहुत और तो क्या बताऊं,
चले तो चुंबकीय फ्लक्स, कार्य, बल, विस्थापन, क्लियर है सभी के। तो अब हम बात करते हैं, थोड़े एग्जांपल ले लें। तो एग्जांपल आपकी बुक के अकॉर्डिंग ले लेता हूं मैं। एक आपने पढ़ी होगी, चलो हाँ और बता देते हैं, कोई टॉपिक छूट न जाए। एक आपने पढ़ी होगी शक्ति, पावर, पढ़ा है ना। जो भी मान आएगा मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो शक्ति क्या थी भाई? हुँ? आपने परिभाषा ये पढ़ी होगी। बस यही थी। कार्य करने की दर, शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। पी से ही करते हैं। तो पी बराबर क्या होता है? बस अब है परिभाषा, हम सूत्र से बना सकते हैं। इस नीचे वाले को ले लो, एकांक। तो एकांक समय में कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। यही इस शक्ति की परिभाषा है। आपके जो बुक में है वो है तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति। अब तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है? तात्क्षणिक बस कुछ नहीं है, जो टाइमिंग इसमें पूरा दिया हुआ है वो तात्क्षणिक तुरंत हो जाती है। बस फर्क इतना ही है। अब देखो, हम यदि इसको थोड़ा बहुत इजीली करें तो मैं इस W को क्या लिख सकता हूं? W क्या लिख सकता हूं मैं? ये नहीं लिख सकता। F डॉट डेल आर वेक्टर है ना। तो अब यदि तात्क्षणिक शक्ति की बात करें हम, तो तात्क्षणिक शक्ति है हमेशा क्या होगी? डेल। डेल लिखने के बाद में तुरंत एक आपने पढ़ा होगा डेल। देखो ये एक इस तरह का होता है, एक डेल होता है ये वाला, आपने ये पढ़ा होगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, पढ़ा है ना। इसका मतलब होता है आंशिक। आंशिक जानते ही हो आप, पता नहीं का आवश्यकता है नहीं। आंशिक यानी, आंशिक यानी अधूरा, पूरा नहीं है, पूर्णतया अवकलन नहीं होता इसका। एक पूर्णता जैसे ये लिख दिया ना तो ये पूर्ण अवकलन होगा, और ये जैसे डेल इस तरह का लिखा हुआ है ना तो उसको हम बोलते हैं आंशिक। तो ये हो गया आपके तात्क्षणिक शक्ति। तो तात्क्षणिक शक्ति है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? W क्या लिख सकता हूं? F डॉट, ये लिख दें, टी आर पूर्णतया कर देते हैं, टी आर अपॉन डी टी। तो ये हो गया आपके शक्ति, जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं और पी से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या हो गया? F वेक्टर डॉट डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी क्या होता है भाई? डी आर अपॉन डी टी वेक्टर है ना ये, डी आर अपॉन डी टी क्या चीज होती है? डी आर अपॉन डी टी आपने ये पढ़ा होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को बोलते हैं हिंदी में वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। यही था। विस्थापन क्या चीज है? बस यही तो है विस्थापन। तो विस्थापन डी आर हो गया, डी टी हो गया। कुछ समय तात्क्षणिक है, तुरंत है, तुरंत है, तो उसमें डी आर अपॉन डी टी लिख दिया इसको, और कुछ नहीं किया मैंने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एफ वेक्टर डॉट डी आर अपॉन डी टी है, तो उसको क्या लिखूंगा मैं? बी। बस हो गया कंप्लीट।
अब देखो हम आ जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे। वो आपने चुंबकीय फ्लक्स वाला लिखा या नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिख दियो चुंबकीय फ्लक्स, जिसमें इसका मात्रक एंड डायरेक्टली सूत्र लिख दियो। फाइव बराबर होता है पी डॉट टी ए, बस उतार लियो। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे कि आपके एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 2k, 4j माइनस 4i माइनस 2j प्लस 2j माइनस 2k के। एंड हमारे पास में दिया हुआ है क्षेत्रफल है S वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस x j कैप प्लस 6k कैप। यह हमारे पास में दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 2k कैप, तथा क्षेत्रफल हमारे पास में 2i प्लस xj प्लस 6k कैप मात्रक परस्पर लंबवत हो। परस्पर क्या, दोनों लंबवत हो तो x का मान ज्ञात करें। ये दोनों परस्पर लंबवत है तो x का मान ज्ञात करो। अब लंबवत हो तो मैंने आपको बताया था, जो भी है कुछ भी हमारे पास में दिया हुआ है उनमें डायरेक्टली इक्वल टू क्या कर दो, 0। अरे आपने ये तो पढ़ा है ना 12th में। अब ऐसे थोड़ी है कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये पी वेक्टर है और ये एस वेक्टर है, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ये समांतर लंबवत, ये आपने चीजें पढ़ ली है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो बी यहाँ पे दिया हुआ है तो बी वेक्टर लिख दिया, डॉट एस वेक्टर दिया हुआ है तो एस वेक्टर लिख दिया, इक्वल टू क्या हो गया, 0। 0 क्यों लिखा भाई, क्योंकि दोनों क्या है, लंबवत है। तो लंबवत इक्वल टू 0 करना है उस सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4i प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट, अब एस वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, 2i प्लस xj प्लस 6k कैप इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया अभी तक हमने। अब हमें गुणा तो आते होंगे, आते हैं ना, तो 4 इंटू 2, अब डॉट प्रोडक्ट करो चाहिए गुणा। यहाँ पे मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप लोग क्रॉस वाला कर दो। 4 को इस 2 से गुणा किया, कितने हो गए, 8। आई डॉट आई, ये करते हैं। और वैसे हम गुणा कैसे करते हैं, ये जो 4j है, इस 4j को पहले इससे गुणा करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, ऐसा ही करते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा आई डॉट आई इक्वल टू होता है 1, आई डॉट जे इक्वल टू होता है 0, या फिर जे डॉट के है वो भी 0 ही होता है, ये फिर आपके जे डॉट आई इक्वल टू 0। ये सारे मान होते हैं, इसमें जो सेम सेम होते हैं केवल वही मान 1 होते हैं और बाकी के क्या होते हैं, 0। तो यहाँ पे 4i कैप है, यहाँ पे आगे है 2i कैप। तो i कैप और i कैप जब दोनों गुणा होंगे तो हम क्या जानते हैं कि i डॉट आई इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 8, 4 को 2 से गुणा किया, 4 का पढ़ा 2 बार बोला, i डॉट आई प्लस 2j और x, यहाँ पे आ गया 2x डॉट j डॉट j। अब इनको कोष्टक में लिख दियो। हाँ, एक चीज मैं आपको बड़े ही धीमी गति से और इजीली पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि आप ये मत समझना कि
सर स्पीड से क्यों नहीं कर रहे, उसका मतलब यही है कि कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ये समझ नहीं पाते हैं, या फिर जो कक्षा 12 में ठीक ढंग से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह ये रहती है कि वो ये सोचते हैं कि हमें बस 1 साल की तो बात है, बस 12th में जैसे कैसे भी करके अपने को पास करना है, उसके बाद में ये आने वाले थोड़ी हैं। लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2 को x से गुणा किया 2x हो गया, प्लस 6 को 2 से गुणा किया माइनस के हो गए 12, और z के हो गया इधर के डॉट के कैप इक्वल टू 0। अब यहाँ पे i डॉट i 1 हो गया, तो 8 प्लस 2x, और यहाँ पे बच गया माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस 12, और यहाँ पे बच गया 8 बचे ने, तो कितने हो गए ये माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर 2x बराबर हो गया 4, x बराबर 4/2 इक्वल टू आ गया 2। तो x का मान कितना हुआ 2। क्लियर है इतना? इस एग्जाम्पल को आप उतारना चाहो तो उतार लियो। x का मान कैसे निकालते हैं, लंबवत हो तो कैसे करते हैं हम, ये चीज है भाई। और यदि ये कर लिया है तो हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी है, मैं आपको कोण वाला बता रहा था कि एग्जाम्पल है आपके ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर बराबर दे दिया आपको माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। के मध्य क्या करना, आपको कोण ज्ञात करना है। अब कोण ज्ञात करना है तो कोण तो आप ज्ञात कर ही लोगे, पता है मुझे, पढ़ा है ना आपने। ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा, ये पढ़ा है आपने। डॉट प्रोडक्ट में ये पढ़ा है। हमें मान किसका निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है या फिर थीटा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम ए का मापांक निकाल लें। ये मापांक वाला थोड़ा सा अलग आ गया, तो मापांक कैसे निकालते, ए का दिया हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, रूट मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6। अब सेकेंड इधर निकाल लेते हैं, बी वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट वही। अब इसमें देखो आप ये बोल रहे हो कि ये सर आई कहाँ गया जे कहाँ गया, इसको वापस उसी संख्या से गुणा करने पर उसका क्या हो जाता है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 होता है, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है। तो बी वेक्टर का मान निकालते हैं, तो इसमें -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यही है। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, ये कितने हो गए रूट 6। ठीक है, अब जब हमें ये मान ज्ञात करना है तो हमें मान किसका निकालना है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है ए डॉट बी, डायरेक्ट कर ले गुणा, या ऐसे लिखूंगी मैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हो ना आप। तो आई प्लस जे माइनस 2k कैप डॉट माइनस का आई प्लस 2j माइनस k कैप, माइनस का आई है ना, आई प्लस, ठीक है। अपॉन में हमने ये चीज लिखेंगे हम, क्योंकि ए का जो मापांक है और बी का मापांक है वो दोनों बट्टा में चले जाएंगे। तो मापांक कितना आया था हमारे पास में, ये भी 6 आया था और वो भी 6 आया था, रूट 6
डॉट रूट 6 गुणा कर लियो इनको, देखें गुणा करो तो भाई देखें, गुणा करेंगे तो क्या होगा, आई को आई से, आई को माइनस से गुणा करें तो माइनस का 1, जे को जे से गुणा करा 1 हो गया, और 2 को 1 से गुणा किया प्लस के 2, और ये कितने हो गए प्लस के 2 अपॉन 6। रूट को रूट से गुणा करते हैं तो आ जाता है आपके 1। रूट का मतलब क्या होता है, x से उसका रूट आ गया, इसका मतलब x की घात 1/2, रूट 2 आ गया तो 2 की पावर कितनी, 1/2। रूट का मतलब यही होता है। तो ये अपने अट गया रूट, तो रूट 6 डॉट रूट 6 इक्वल टू हो जाएगा 6। अब हमने इनको गुणा किया, गुणा करने के बाद में हमारे पास में ये संख्या प्राप्त हो गई, तो 2 2 कितने हो गए 4, -1 + 4 अपॉन 6, तो कितने हो गए 3/6, 3/6 हो गए। तो इनको ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा, 1/2, तो कोस थीटा बराबर हो गया आपके 1/2, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे है, कोस इनवर्स का मान निकालते हैं तो कोस 60 का मान, कोस से कोस कैंसिल, और 60 मान हो गया 1/2। क्लियर रहता, तो ये हो गया आपके कोण का मान निकालने वाला। ठीक है, इसको लिखना क्या चाहोगे इसमें तो आप समझ लेना, बस वही चीजें। बस आपको अब हम बात करते हैं एक क्रॉस मल्टीपल वाले की। एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्रॉस मल्टीपल दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीपल में है कि जब आपके ये दिया हुआ है समांतर की स्थिति में आपको डायरेक्टली 0 करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर इक्वल टू जैसे कि दिया हुआ है 2i - 10j के, व बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है i - 5j। ये दिया हुआ है, परस्पर समांतर है। परस्पर समांतर है। अब देखो क्वेश्चन ये कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर इक्वल टू 2i - 10j वे बी वेक्टर इक्वल टू i - 5j। 5 है यहां पे ना, 5 परस्पर समांतर है, दोनों में समांतर है। तो समांतर की स्थिति में क्या लिखते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 कर दियो। समांतर तभी होंगे जब इन दोनों के मध्य में कोण नहीं होगा, कोण बराबर होगा, कोण का मान क्या होगा 0 डिग्री। यार दोनों समांतर तभी होंगे। तो अब क्रॉस मल्टीपल कैसे करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीपल के लिए हम जानते हैं क्या कि ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबसे पहले मापांक लिखा जाता है। मापांक तो इसमें ऊपर आई, यहां पे हो जाएगा जे, 2 दिए हुए, यहां पे आई का मान दिया हुआ है जे का, और यहाँ पे आई और जे 2 दिए हुए हैं। यदि हमारे पास में के का मान और दिया हुआ होता तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बना रहे हैं आई जे एंड के की बन जाती। 2 दिए हुए हैं तो 2 की बनानी है। आई का मान गुणा में क्या है 2, ये हो गया -10, उधर है 1 एंड हो गया -5। अब मैट्रिक्स को सोल्व करना सभी को आता है ही, तो लिख दियो आई ने छोड़ा और दोनों को गुणा किया, कितने हो गए -10, -10 हो गए, -10 आई, या फिर -5 × 2 -10 माइनस ये हो गया -10, क्या हो गया
तो ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हो गया 0। तो क्रॉस मल्टीपल एंड जो डॉट मल्टीपल है उसमें आपने पढ़ लिया होगा, समझ गए ना ये क्या चीजें। तो आज के लिए मुझे लग रहा है इतना ही काफी है। तो ठीक है, धन्यवाद। और अब जो अगली क्लास होगी अपने, ये डॉट प्रोडक्ट मल्टीपल जो जितने भी थे सदिश अदिश से रिलेटेड अपने हो गए हैं। तो अगली जो चैप्टर होगा वो हम कोई दूसरी बुक या फिर जो चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट हो वो लेंगे। धन्यवाद।